डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि किसी जिले के एसपी को आप दरोगा बना दें, किसी थाने का इंचार्ज बना दें। केंद्रीय मंत्री पूरे देश में घूम घूम के दौरा कर रहे थे, वो बेचारे विधायक बन गए। मुझे तो इस लिस्ट को सुन के, इसकी कहानी सुन के राकेश पाठक जी इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अभी विधायक नहीं बन गए, अभी विधायक बनकर गए, प्रत्याशी लाइन जी। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ये तो बहुत ज्यादती है कि केंद्रीय मंत्री को आप विधायक की टिकट पे लाइन पे लगाते, पता नहीं जीतेगा या हारेगा। जीत भी जाए तो केंद्रीय मंत्री विधायक बन के क्या करेगा? क्या क्यों घबरा गई भाजपा ऐसी? क्या लगता है प्रकाश हिंदुस्तानी जी? संजय जी, ऐसा है कि एमए पास व्यक्ति को कहा जाए कि बीए का फॉर्म भर दो, बीए की परीक्षा देनी है, ऐसा ही हो रहा है। मुझे लगता है कि इनमें से बहुत से लोगों की दशा, इन्हें बाबुल सुप्रियो याद आ रहे होंगे। बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल में थे। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी थे। वहां बाबुल सुप्रियो को विधानसभा का टिकट दिया गया, वे विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए और हार गए। यानी जो आदमी केंद्र में मंत्री है वो विधायक नहीं बन पाया। बोलचाल की भाषा में कहें तो जनता ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी कि लोकसभा में भले ही आप मोदी के नाम के कारण या हवा के कारण जीते हो, आपका खुद का वजूद कुछ भी नहीं है। फिर बाद में वो दल बदल के तृणमूल में आ गए। यहाँ जो लोग चुने गए हैं वे लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद के चेहरे हुआ करते थे, दावा करते थे कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। तीनों मंत्री वैसे ही हैं। चौथे कैलाश विजयवर्गीय, जिनके बारे में रह रह के अफवाह उड़ती रहती थी या उड़ाई जाती थी कि वे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन पिछले 10 साल से वे जैसा बोला जाता है पार्टी की लूप लाइन में थे। न वे विधायक थे, न मंत्री थे, न सांसद थे, केवल पार्टी संगठन में ही थे। उनके बेटे को विधायक बना दिया गया। अब उनके बेटे की राजनीति लगभग फिलहाल तो खत्म है, हो सकता है आगे जाकर उन्हें लोकसभा का टिकट दे दे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजनीति चल रही है, उस राजनीति को देखते हुए कुछ चीजें बहुत ही चकित करने वाली हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सबसे लंबे समय तक बीजेपी के मुख्यमंत्री रहने का क्रेडिट उनको है। तो एक तरफ से वो खतरा भी है आला कमान के लिए। और अमित शाह अगर कहते हैं कि हम जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे, तो क्या 2018 में उन्होंने हारने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया था? ये सब डायलॉग बाजी तो उनके स्थायी डायरी में लिखी हुई है कि मुझे ये डायलॉग बोलना है। तो जब वो हर बार जीतने वाले को ही टिकट देते हैं, चाहे वो भ्रष्ट हो, चाहे वो जेल गया हो, चाहे वो दल बदलू हो, पार्टी का, बीजेपी का एकमात्र पैमाना है कैसे भी करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए कि किसी भी तरह से जीत जाए। इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया है जो किसी तरह कोशिश करें कि जीत जाए। अगर, क्योंकि जो 78 और एक 79 सीटों के लिए घोषणा हुई, उसमें से 75 सीटें ऐसी है जो बीजेपी हार चुकी है। तो उन्हें लगता है कि हारने वाली सीटों पर इन लोगों को खड़ा कर दो, जीत गए तो भाई ठीक है, और हार गए तो बाबुल सुप्रियो तो यादगार रहेंगे ही। तो बाबुल सुप्रियो की गति को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा लगा होगा अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को। कुल मिला के पार्टी आला कमान को लगता है कि हमें 230 में से अधिकतम सीटें जीतनी है। अमित शाह दावा करते कि हमें 150 सीटें जीतनी, इसलिए हमने हारने वाली सीटों पर दाव लगाया। लेकिन यह बात भी याद रखिए कि अभी तो कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार घोषित करने का वक्त है। जिन सीटों पर 114 सीटों पर कांग्रेस पिछले चुनाव में हारी थी, तो कांग्रेस भी तो वहां की रणनीति सोच रही होगी कि वहां किन लोगों को उम्मीदवार बनाए। तो मुझे लगता है कि इसमें बड़ा दिलचस्प खेल हो गया है ये, और किस नेता की, किस सांसद की, किस मंत्री की क्या गति प्राप्त होगी या राजनीतिक सदगति प्राप्त होगी, ये देखने वाली बात होगी। संजय जी, ये बात बिल्कुल सही है। आपने नाम भी बंगाल के ऐसे लिए जो आज भी राजनीति में झटका देते रहते हैं। अनिल सिन्हा जी, क्या कारण है, क्या लग रहा है लोगों को कि मोदी जी के चेहरे में अब वो जादू नहीं रहा? वो गाना था ना पहले, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। लेकिन अब तो मन की बात आता है तो लोग चेहरा देखते हैं, आवाज म्यूट कर देते हैं, लोग ऐसा कहने लगे हैं। आदेश दिया जाने लगा है कि आप मन की बात देखते हुए फोटो लोड करेंगे। तो वो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, क्या मामला गड़बड़ा गया? चेहरे से नजर ही हट जाती है? खेल क्या है मध्य प्रदेश में?
अभी ये तो बताएंगे लोग, लेकिन मैं वो भोपाल का वीडियो देख रहा था, उनका कार्यकर्ता महाकुंभ जो है उसकी वीडियो में आप देखिए क्या कि वो बोल रहे हैं ऐसे, हाँ उन पे ही रखा हुआ है कैमरा, क्योंकि उधर रिस्पांस इतना पुअर है इवन कार्यकर्ता का कि जिसको वो बार बार दिखा नहीं सकते, और बार बार वो ऊंची आवाज में बोलने के लिए बोल रहे हैं, नारे लगाने के लिए और जवाब देने के लिए, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता किस तरह के हैं, जुटाए गए थे या सच में वो कार्यकर्ता है पता नहीं, क्योंकि महाकुंभ का मतलब ये है कि जो भी चाहता है धर्म मतलब धर्म तीर्थ में आना वो आ जाए टाइप का, तो वो किया उन्होंने, तो वो रिस्पांस। और दूसरा कि अब एक ये जो सारा कुछ कवायद है उससे दो तीन चीजें हमको मतलब जो मैसेज मिलता है। एक तो बीजेपी लीडरशिप जो मतलब मोदी और अमित शाह, उनको उनको बहुत इनसिक्योरिटी बहुत है। उन्होंने जो नरेंद्र सिंह तोमर और इन लोगों को भेजा है कि 2024 के पहले वो टेस्ट करना चाहते हैं वाटर कि जो उनके सबसे शीर्षस्थ नेता है वो क्या कर पाते हैं, क्योंकि 2024 में आखिरकार जो भी उनको पार लगाएगा वो कौन लोग होंगे, यही मतलब जो सारे नाम आ रहे हैं, यही कैलाश विजयवर्गीय, यही नरेंद्र सिंह तोमर और ये मतलब जो बाकी नाम आए हैं कुलस्ते का। तो ये तो मुझको लग रहा है क्या कि इससे जो इनसिक्योरिटी है वो दिख रही है। दूसरा है कि शिवराज सिंह को वो 2024 तक लीडर बनाए नहीं रखना है उनको, ये इससे साफ जाहिर हो गया है। मतलब 2024 के चुनाव में जाते वक्त तक वो उनके नेता नहीं रहेंगे, ये संकेत वो दे रहे हैं। 4-5 लोगों का जो उन्होंने की को जो उतार दिया है मैदान में प्रोबेबल्स के तौर पे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ही समझिए, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर अगर जीत कर आते हैं और अगर बीजेपी मान ले कि वही सत्ता बनाएगी तो निश्चित तौर पर वो उम्मीदवार है। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय है, 4-5 और भी नाम मतलब पटेल भी, प्रहलाद सिंह पटेल भी क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझ ये तय हो गया कि शिवराज सिंह चौहान उनके अब नेता 2024 की नैया पार लगाने के लिए उसने रिजेक्ट कर दिया, मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान को अपने नेता के तौर पर।